Hello and welcome all to my another session of legal reasoning. Myself Neetu Gupta from NLSIU Bangalore. In this session, I am going to discuss about the other important laws, that is apart from contract, constitution, criminal, etc., which we have discussed. Other aspects you can say administrative law, then you have a family law, international law, whatever, etc. Okay, so we are going to discuss the questions regarding this. Again, you have to solve this questions. First you have to read principle, break into points, then facts, break into points. Is it clear? Then analyze those principles and facts and answer your question according to the principle. You have to see कि whether the facts of your case, facts of the given question, they are matched with the essentials of the given principle. Is it clear? तो अगर वो आपके principle से match कर रहे हैं और सारे essentials satisfied हो रहे हैं, you have to give answer accordingly. So let us start with the questions. First question says, the court has power to issue an injunction to prohibit child marriage from being परफॉर्म. इज इट क्लियर? कोर्ट के पास पावर है कि वो यहाँ पे इंडक्शन नहीं है, यहाँ पे आपका इंजंक्शन आएगा, तो वहाँ पे क्या वो ऑर्डर्स इशू कर सकते हैं कि चाइल्ड मैरिज नहीं होगी. इज इट क्लियर? सो व्हाट आर द फैक्ट्स ऑफ द केस? A marriage is performed between A and B. A is of 14 years of age and B is 17 years of age. अब ये देखो दोनों माइनर हैं, बच्चे हैं दोनों. X public spirited person filed a suit to declare the said marriage void. Is the suit maintainable? अब यहाँ पे देखो आपका क्या है, इन्होंने क्या कहा है कि प्रिंसिपल, देखो क्या है प्रिंसिपल में, क्या है कोर्ट के पास पावर है कि वो इंजंक्शन ऑर्डर इशू कर देंगे टू प्रोहिबिट द चाइल्ड मैरिज फ्रॉम बीइंग परफॉर्म. तो फैक्ट्स क्या है कि मैरिज परफॉर्म हुई थी ए और बी के बीच में. ए 14 ईयर्स का है, बी 17 ईयर्स का है, दोनों बच्चे हैं, अभी माइनर हैं. एक्स एक पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन है, उन्होंने केस फाइल किया है कि इस मैरिज को, जो ए और बी के बीच में मैरिज हुई है, उसको वॉइड डिक्लेयर किया जाए. अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है, क्या जो एक्स पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन ने सूट फाइल किया है वो मेंटेनेबल है या नहीं है. अब देखो यहाँ पे जो हमारा लीगल प्रिंसिपल है वो कुछ नहीं, इसके बारे में नहीं बात कर रहा है. प्रिंसिपल डज नॉट से दैट द कोर्ट हैज़ ऑल्सो द पावर टू डिक्लेयर सच मैरिज इनवैलिड. इज इट क्लियर? तो यहाँ पे क्या है कि ऑप्शन देखिए, आंसर क्या आना चाहिए. नो, बिकॉज द कोर्ट हैज़ पावर टू इशू इंजंक्शन and do not declare marriage as valid and void. No, because the marriage is performed with the consent of their parents. यहाँ पे कोई माइनर नहीं रखती है. Yes, because the policy of the law is to prevent the child marriage. None of the above. तो आपका आंसर क्या आना चाहिए इसमें? फर्स्ट ऑप्शन आना चाहिए. No, because the court has power to issue injunction and not to declare marriage as valid and void. Null and void. Is it clear? Null and void. नेक्स्ट क्या है? ऑन अ पिटिशन प्रेजेंटेड बाय आइदर द हस्बैंड और द वाइफ एज वाइफ, अ डिक्री ऑफ डिवोर्स मे बी ग्रांटेड. पिटिशन चाहे हस्बैंड ने की है चाहे वाइफ ने की है, डिक्री ऑफ डिवोर्स ग्रांट हो सकता है अगर इफ़ द अदर पार्टी हैज़ ट्रीटेड द पिटिशनर विद क्रुएलिटी. इज इट क्लियर? तो ये क्रुएलिटी इट इज़ वन ऑफ द ग्राउंड फॉर डिवोर्स. तो यही है कि पिटिशन चाहे हस्बैंड ने की है चाहे वाइफ ने की है, वो डजेंट मैटर, डिक्री ऑफ डिवोर्स आपको ग्रांट हो जाएगी अगर दूसरी पार्टी ने पिटिशनर को क्रुएलिटी से ट्रीट किया है. नाउ सी द फैक्ट्स ऑफ द केस. एक्स और जेड ये हस्बैंड वाइफ हैं. एक्स इज़ द हस्बैंड एंड जेड इज़ द वाइफ. वाइल दे आर कमिंग फ्रॉम अ ट्रिप फ्रॉम हरिद्वार द बस टर्मिनल, देयर 6-year-old सन suffers an accident due to negligence of the wife. Husband slaps wife because of sudden anger due to the incident. Is it clear? Now see the options. तो यहाँ पे जो ऑप्शंस देखो कि ऑप्शंस क्या है आपकी, उसके अकॉर्डिंग यू विल आंसर. अब क्रुएलिटी यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले मैं आपको थोड़ा सा ऑप्शंस देखने से पहले थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ कि जो क्रुएलिटी है दैट मस्ट बी इंटेंशनल.
इंटेंशनल होनी चाहिए, ये एकदम से गुस्सा आ गया उसकी वजह से अगर क्रूअलिटी हो रही है, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ए क्रूअलिटी, क्योंकि एक तरह बहुत सडन एंगर था, ये जो हमारे गिवन फैक्ट्स है वहाँ पे सडन एंगर था, तो ये क्रूअलिटी हुई है या नहीं है। इज़ इट क्लियर? तो डिवोर्स की पिटिशन फाइल कर सकते हैं, नहीं कर सकते आप। तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर आपका जो ये क्रूअलिटी का जो स्लैप किया हस्बैंड ने, वो गुस्से की वजह से एकदम से गुस्सा आ गया, क्योंकि बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया था यहाँ पे, इस वजह ने उसको स्लैप किया। यहाँ पे पिटीशन के डिवोर्स की पिटीशन फाइल नहीं हो सकती क्रूअलिटी के ग्राउंड पे। सी दी ऑप्शंस। पिटीशन ऑफ डिवोर्स कैन नॉट बी फाइल्ड, ओके यू कैन से, बट डोंट मार्क योर आंसर। मैंने आपको बता दिया कि डिवोर्स की पिटीशन नहीं फाइल हो सकती है, हमें और भी ऑप्शंस देखने हैं, शायद इससे बेटर ऑप्शन कोई होगा। पिटीशन ऑफ डिवोर्स कैन बी फाइल्ड, तो सेकेंड ऑप्शन तो आपका नहीं है, फर्स्ट अभी हम पेंडिंग रख रहे हैं। थर्ड, petition of divorce cannot be filed on ground of cruelty because slapping by X in the given case does not amount to cruelty. चुप हो जाओ। फोर्थ ऑप्शन क्या है? पिटीशन ऑफ डिवोर्स कैन नॉट बी फाउंड ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रूअलिटी। तो यहाँ पे है कि यहाँ पे इन्होंने कहा है पिटीशन ऑफ डिवोर्स कैन नॉट बी फाइल्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रूअलिटी, तो ये भी इतना फनी है। थर्ड ऑप्शन देखो, पिटीशन ऑफ डिवोर्स कैन नॉट बी फाइल्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रूअलिटी बिकॉज स्लैपिंग बाय एक्स इन द गिवन केस डज नॉट अमाउंट टू क्रूअलिटी। नाउ वी हैव ए ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। तीनों ऑप्शंस में से हमें ये देखना है कि बेटर ऑप्शन का है। पहला जो ऑप्शन था हमारा कि पिटीशन ऑफ डिवोर्स कैन नॉट बी फाइल्ड, ओके, बट लेकिन अगर हम थर्ड या फोर्थ ऑप्शन देखो, पिटीशन ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रूअलिटी है फोर्थ ऑप्शन में। थर्ड ऑप्शन ये सबसे बेटर ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, पिटीशन ऑफ डिवोर्स कैन नॉट बी फाउंड ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रूअलिटी बिकॉज स्लैविंग बाय एक्स इन द गिवन केस डज नॉट अमाउंट टू क्रूअलिटी। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट, फोर्थ, अ पर्सन इज लायबल फॉर नेग्लिजेंस। Next, a principal is liable for negligence unless the other has not contributed to it. सो प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो प्रिंसिपल है वो नेग्लिजेंस के लिए, पर्सन लाइबल है नेग्लिजेंस के लिए अनलेस द अदर हैज़ नॉट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इट। दिस इज़ रिगार्डिंग योर लॉ ऑफ टॉर्ट्स। सो अब देखो फैक्ट्स क्या है। द्विवेदी इग्नोर्ड अ रेड लाइट एंड ड्रोव हिज कार ऑन टू द रेलवे ट्रैक्स एज अ ट्रेन वॉज अप्रोचिंग। इज इट क्लियर? सो मोटर स्टॉल्ड एंड द्विवेदी डिड नॉट हैव सफिशिएंट टाइम टू गेट द कार अक्रॉस द ट्रेसेस। Trivedi, the railway engine driver, saw Dwivedi and could have stopped the train had he not been waving at a group of girls jogging along a roadside beside the track. They collided and Dwivedi was injured. Is it clear? अब देखो क्या है इसमें, द्विवेदी ने रेड लाइट को इग्नोर करके अपनी कार ड्राइव की है रेलवे ट्रैक पे, और उसे ये भी पता था कि ट्रेन आ रही है आगे से। सो मोटर स्टॉल्ड एंड द्विवेदी, उनके पास इतना टाइम नहीं था कि वो अपनी कार को क्रॉस कर सके वहाँ से। सो त्रिवेदी जो रेलवे इंजन ड्राइवर था, उन्होंने द्विवेदी को देखा भी है, पर वो अपनी ट्रेन को स्टॉप नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें हैड ही नॉट बीन वेविंग एट अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स जॉगिंग along a wrong side रोड साइड बिहाइंड द ट्रैक। सो दे उनको में क्योंकि साइड पे गर्ल्स जॉगिंग कर रही थी, सो दे कोलाइडेड एंड द्विवेदी वॉज इंजर्ड। नाउ हेयर इन एन एक्शन बाय द्विवेदी अगेंस्ट द त्रिवेदी। इज इट क्लियर? तो वेदर द्विवेदी कैन टेक द एक्शन, त्रिवेदी विल बी लायबल और नॉट। सी द फर्स्ट ऑप्शन, Dwivedi will win because he could not get to safety in time. Dwivedi will win because Trivedi was operating the train in a careless manner. Third, Dwivedi will lose because Trivedi was relying on the warning signal. Dwivedi will lose because he had not obeyed the red signal. तो यहाँ पे क्या है रीज़न देखो, द्विवेदी लूज होगा बिकॉज ही कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द एक्सीडेंट इग्नोरिंग रेड लाइट। इज इट क्लियर? सो यहाँ पे जो आपको ऑप्शन आना चाहिए दैट इज़ थर्ड ऑप्शन, द्विवेदी विल लूज because Trivedi was relying on the warning signal. नेक्स्ट क्या है, अ पार्टनर्स हैज़ इम्प्लॉयड अथॉरिटी टू रेज अ लोन ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनर है, उनकी इम्प्लाइड अथॉरिटी है कि वो लोन रेज कर सकते हैं पार्टनरशिप बिजनेस के बिहाफ पे अगर ज़रूरी है इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। इज़ इट क्लियर? तो अब फैक्ट्स देखिए क्या है, ए बी सी ये तीन पार्टनर्स हैं इन अ फर्म।
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फर्म है उसमें पार्टनर्स हैं, और उन्होंने क्या एग्री किया है कि वो उन तीनों में से कोई भी लोन को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा फर्म के नाम पे। अगर करना है फर्म के नाम पे तो सबकी कॉन्सेंट लेनी पड़ेगी सारे पार्टनर्स की। नाउ ए ने क्या किया, एक ने बैंक से लोन लिया फर्म के नाम पे और उन्होंने वो पैसा अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ किया है, पर्सनल यूज़ किया है उस पैसे का। नाउ बैंक ने, क्योंकि वो फर्म के नाम पे किया था, तो बैंक ने पार्टनरशिप फर्म से उन पैसों की कहा कि ये पैसे वापस किए जाएं। नाउ वेदर पार्टनरशिप फर्म इज़ लायबल और नॉट लायबल, क्योंकि ये उन्होंने पैसे और ऑलरेडी उन्हें कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि अगर कोई भी लोन लेना है तो सारे पार्टनर्स की कंसेंट के साथ लेना है, नहीं तो वो कोई भी लोन नहीं कंसीडर किया जाएगा। द पार्टनर्स उसमें कि दे हैव टू टेक द लोन विद द कंसेंट ऑफ पार्टनर्स। और गिवन फैक्ट्स में क्या है कि उन्होंने लोन लिया है ए ने बैंक से फर्म के नाम पे विदाउट द कंसेंट ऑफ द पार्टनर्स, और वो पैसा उन्होंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ किया है। और हमारा यहाँ पे लीगल प्रिंसिपल क्या कहता है कि पार्टनर की इम्प्लाइड अथॉरिटी है कि वो लोन को रेज कर सकते हैं पार्टनरशिप बिजनेस के बिहाफ पे, अगर, बट वहाँ पे उन्होंने ये भी लिखा इफ़ इट इज़ नेसेसरी इन द यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस। अब गिवन फैक्ट्स में क्या है, पार्टनर्स नो डाउट दे आर जॉइंटली एंड सेवरली और इंडिविजुअली लायबल फॉर ईच एक्ट ऑफ द पार्टनर ड्यूरिंग द पार्टनरशिप बिजनेस। So see here the options. Partnership firm is not liable because the partners had unanimously agreed that none of them would raise a loan in the name of firm. The second, partnership firm is not liable because raising a loan is not the usual course of business in this case. Partnership firm is liable because A had acted a partner while raising the loan. Is it clear? तो ऑप्शन आपका क्या आएगा, सी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट, लिमिटेशन बार्स द रेमेडी नॉट द राइट। अब यही क्या है, लिमिटेशन बार्स द रेमेडी नॉट द राइट। वी हैव अ लिमिटेशन एक्ट 1963। लिमिटेशन एक्ट 1963 में आपका क्या बताया गया है, इट टॉक्स अबाउट कि यू हैव बीन प्रोवाइडेड एट लिमिटेशन पीरियड फॉर एनी सूट, अपील और एप्लीकेशन। ठीक है, तो वहाँ पे आपको किसी भी सूट, अपील या एप्लीकेशन अगर आपको करनी है, इफ़ एनी कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस, तो उसके बिहाफ पे आपको टाइम पीरियड दिया हुआ है कि कितने टाइम पीरियड में केस फाइल करना है। इज इट क्लियर? फॉर एग्जांपल आपको मैं बता रही हूँ कि आपने किसी से मनी बोरो किए थे, ड्यू डेट आपकी है 25 जून 2020, इट इज़ अ ड्यू डेट, यू हैव टू पे बैक हिज मनी टू दी ऑन 25 जून 2020। अब आपने नहीं पैसा पे किया, तो जिससे आपने मनी बोरो किए थे, ही हैज़ अ राइट टू फाइल अ सूट अगेंस्ट यू विद इन 3 years, दैट मीन्स, और उसका टाइम पीरियड कब से स्टार्ट होगा, 25 जून 2020 को। इज इट क्लियर? तब से टाइम पीरियड उनका स्टार्ट होगा और वहाँ से लेके उनको 2023 तक, 25 जून 2023 तक केस फाइल कर सकते हैं। अब इन 3 सालों में उसने कोई एक्शन नहीं लिया है, तो आप उसके बाद ही कैन नॉट फाइल अ केस। इज इट क्लियर? एक्सेप्ट अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। तो वो केस, तो यहाँ पे क्या है, इसीलिए उन्होंने कहा है कि आपके जुडिशियली लॉ कोई हेल्प नहीं करेगा, जुडिशियल रेमेडी नहीं मिलेगी आपको। दैट्स वाई दे हैव सेड लिमिटेशन बार्स दी रेमेडी। इज इट क्लियर? क्योंकि जुडिशियल रेमेडी आपकी हेल्प नहीं करेगी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय नॉट दी राइट? इसी केस में लोग कि जिससे आपने लोन लिया था, पैसे बोरो किए थे, उसने अब आपको क्या कह दिया है कि आपने उसे क्या बोला, आपके पास वो 3 साल बाद आ गया, मेरा पैसा वापस दो। इज इट क्लियर? तो आप बोल रहे थे हाँ यार मैं आपको इतने सालों से ढूंढ रहा था, आप आए नहीं मेरे पास पैसा लेने, ना ही आपका कॉन्टैक्ट नंबर था, वॉट एवर, तो आपने उनको अपना उसका पैसा दे दिया। तो ये क्या है कि वो आपकी राइट है, उसकी राइट है यहाँ पे। सो लिमिटेशन सिर्फ रेमेडी को बार करता है, राइट को नहीं ख़त्म करता, डज नॉट एक्सटिंग्विश राइट। सो ही हैज़ अ राइट टू टेक बैक हिज मनी। नाउ सी व्हाट आर द फैक्ट्स ऑफ द केस। नाउ आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन ऑफ 3 years, वही आपके फैक्ट्स आ गए हैं। डेटर रोहन मेक्स अ पार्ट पेमेंट ऑफ अ डेट टू क्रेडिटर सोहन।
ठीक है। डेटर जो रोहन थे उन्होंने एक कर्ज़ा लिया था सोहन से, अब टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया और रोहन ने पार्ट पेमेंट कर दी है जो कर्ज़ा उन्होंने लिया था। सोहन देन फाइल्स अ सूट, एक्सपायर हो गया पीरियड ऑफ लिमिटेशन। सोहन कैन ही फाइल अ सूट, सूट तो वो फाइल कर नहीं सकते हैं। सोहन देन फाइल्स अ सूट अगेंस्ट रोहन फॉर द रिकवरी ऑफ द डेट आफ्टर 2 years, ओके, एंड फ्रॉम द डेट ऑफ पार्ट पेमेंट। जिस दिन से पार्ट पेमेंट की है उन्होंने फिर 2 साल के बाद क्या कर दिया, केस फाइल, रिकवरी सूट फाइल कर दिया। नाउ वेदर फ्रेश पीरियड स्टार्ट हुआ है या नहीं है। देखो अब इस केस में क्या है कि यहाँ पे एक बार 3 years का टाइम पीरियड एक्सपायर हो चुका था, तो रोहन ने उसके बाद पार्ट पेमेंट की है क्रेडिटर को। अब जब उन्होंने पार्ट पेमेंट की है तब एक नया टाइम पीरियड शुरू हो गया, इज इट क्लियर, नया कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो गया है, तो उसके लिए नया टाइम पीरियड शुरू हो गया। तो 2 साल के बाद सोहन ने फिर केस फाइल कर दिया कि इन्होंने अभी पार्ट पेमेंट नहीं की है, कुछ कर दिया कुछ रहती है। तो डिसाइड वेदर रोहन विल बी लायबल और नॉट। सी part payment extends the period of limitation, first option. Suit is time barred as the part payment is made after the expiry of period of limitation. Fresh period of limitation begins from the date of part performance. So ये जो limitation law है ये आपकी right को नहीं ख़त्म करता, पार्ट पेमेंट जो की है वो उन्होंने फिर से फ्रेश टाइम लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट कर दिया। सो योर ऑप्शन विल बी सी, दैट इज़ फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन बिगिंस फ्रॉम द डेट ऑफ पार्ट पेमेंट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है, 7th, अ पार्टनर शैल शेयर विद अदर पार्टनर्स वॉट एवर प्रॉफिट्स ही मेक्स इन द कोर्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। A partner shall share with other partners whatever profits he makes in the course of partnership business. तो अब यहाँ पे क्या है कि जो पार्टनर है वो दूसरे पार्टनर्स के साथ शेयर करते हैं जो भी प्रॉफिट्स उन्होंने पार्टनरशिप बिजनेस से बनाए हैं। सीधी फैक्ट्स ए बी सी ये पार्टनर्स हैं जो कि बिज़नेस कर रहे हैं, साड़ीज़ का बिज़नेस कर रहे हैं। नाउ वो ए है वो मैन्युफैक्चरर के पास गए थे साड़ी ख़रीदने के लिए और उनको बोला क्या था, एंड ही वाज टोल्ड दैट इफ़ ही बॉट 600 साड़ीज़, ठीक है, कि अगर उनको 600 साड़ी लेंगे तो उनको हर एक साड़ी पे 100 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। इज इट क्लियर? नाउ पार्टनरशिप बिजनेस को सिर्फ क्या है 500 साड़ीज़ चाहिए थी। नाउ हाउएवर ए को डिस्काउंट मिल रहा था, इसकी वजह से वो 600 साड़ीज़ ले आए और 100 साड़ीज़ उन्होंने अपने लिए रख ली। इज इट क्लियर? सो ही अकाउंटेड फॉर द सेल ऑफ 500 साड़ीज़ टू हिज पार्टनर, एंड जो प्रॉफिट हुआ था साड़ीज़ को बेच के वो उन्होंने अपने पास रख लिया। ऑन फाइंडिंग दिस आउट, जब बी और सी को ये पता लगा तो उन्होंने क्या डिमांड किया, शेयर डिमांड किया कि जो उसको प्रॉफिट हो उसमें से शेयर उसे भी दिया जाए। कौन सी? जो 100 साड़ी उन्होंने अपने लिए रखी थी उन साड़ीज़ को बेच के। इज इट क्लियर? सो सी दी ऑप्शंस, वेदर नाउ ही इज़ लाइबल टू पे दी, ए उनको बाउंड है प्रॉफिट देने के लिए या नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू आवर प्रिंसिपल ही इज़ लाइबल टू शेयर दी प्रॉफिट्स, क्योंकि वो प्रॉफिट उन्होंने पार्टनरशिप बिजनेस के टाइम पे ही बनाया है, नॉट आउट ऑफ द कोर्स। सो सी दी ऑप्शंस, ए इज़ बाउंड टू शेयर दी प्रॉफिट्स ओवर सेल ऑफ 100 साड़ीज ऑल्सो एज इट वॉज मेड इन द कोर्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस ओनली। सेकेंड, ए इज़ नॉट बाउंड टू शेयर दी एडिशनल प्रॉफिट एज he was accountable only for 500 sarees to his partner. No, it need not share the additional profit because his additional buying of 100 sarees was to get the discount and help to the firm. So here answer is first option, that is A is bound to share the profits over sale of 100 sarees also as it was made in the course of partnership business only. Next, under the Workmen's Compensation Act, an employer is liable to compensate the workmen for injuries sustained by them in course of and out of employment. इस क्लियर? तो यहाँ पे ये देखो आपका जो प्रिंसिपल है ये है लेबर लॉज का प्रिंसिपल है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट, जिसमें कि एक एम्प्लॉयर है लाइबल है अपने वर्कर को, अगर उसके वर्कर को कोई इंजरीज आ जाए इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, देन हु इज़ लाइबल टू कॉम्पनसेट? इट इज़ द एम्प्लॉयर
एम्प्लॉयर है जो अपने वर्कमैन को कॉम्पनसेट करेगा. नाउ सी व्हाट आर द फैक्ट्स. एप्को प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉरुगेटेड बॉक्स है न्यू मुंबई में, और के पास अराउंड 2000 वर्कर्स हैं. उन्होंने अपनी बसेस भेजते हैं वर्कर्स को लाने के लिए, कि फैक्ट्री तक लाने के लिए वर्कर्स को बसेस को का अरेंज किया हुआ है इन्होंने फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ न्यू मुंबई. नाउ वंस अ स्ट्राइक वाज कॉल्ड बाय वन ऑफ द वर्कर्स ऑफ एप्को प्राइवेट लिमिटेड. तो जो अनदर ग्रुप ऑफ वर्कर्स था who belonged to a rival trade union did not support the strike. Now when a bus carrying non-striking workers was going towards the factory, तो ग्रुप ऑफ स्ट्राइकिंग वर्कर्स ने उस बस पे स्टोन्स फेंक गए थे. इज इट क्लियर? सो वन ऑफ द स्टोन हिट मिस्टर लक्ष्मण, अ वर्कर इन द बस. ही सस्टेन्ड अ मेजर इंजरी and later he claimed compensation from the management of एप्को प्राइवेट लिमिटेड फॉर इंजरी सस्टेन्ड by him. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या अराइज होता है, क्या वो लाइबल है? जो कंपनी की मैनेजमेंट है वो लाइबल है? वो लाइबल होंगी, क्योंकि लक्ष्मण अपने कंपनी के बस से ही अपने फैक्ट्री तक जा रहा था, फैक्ट्री की बसेस ही थी. सो दैट वाज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. सो ऑब्वियसली एम्प्लॉयर्स विल कॉम्पनसेट मिस्टर लक्ष्मण. See the options. The employers are liable to compensate Mr. Lakshman because the injury was sustained by him in the course of employment. Second, employers are liable to compensate Mr. Lakshman because the injury was caused to one of their loyal workers who was not on strike, and it was caused by the striking worker who was acting against the interest of company. Third, employers may pay some compensation to Mr. Lakshman on account of moral obligation to do so, but there is no legal obligation on the employers because of the injury was sustained outside the factory limits, hence it was not sustained in the course and out of employment. So यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा that will be the first option. Employers are liable to compensate because Mr. Lakshman because the injury was sustained by him in the course of employment. Is it clear? Now next क्या है आपका, that is liability of a person depend upon his acts. Liability of a person depend upon his एक्ट. इज इट क्लियर? कि जो पर्सन की लाइबिलिटी है वो किस पर डिपेंड होती है, जो उसने एक्ट किया है, एक्टर्स रियस. इज इट क्लियर? सो वन इवनिंग अ डिलीवरी बॉय फ्रॉम मेसर्स केटी दास एंड कंपनी डिलीवर्ड अ कार्टन ऑफ स्वीट्स एट मिस्टर चटर्जीज रेजिडेंस. इज इट क्लियर? जो मेसर्स केटी दास कंपनी का डिलीवरी बॉय था, उन्होंने एक स्वीट्स का कार्टून डिलीवर किया था मिस्टर चटर्जी के घर पे. जो डिलीवरी बॉय था उन्होंने मिसेस चटर्जी को बोला कि जो स्वीट्स उनके हस्बैंड ने ऑर्डर की हैं. सो जब मिस्टर चटर्जी घर पे आए इवनिंग में, उन्होंने अपनी वाइफ को बोला कि उन्होंने कोई स्वीट्स ऑर्डर की ही नहीं है. सो एंटायर फैमिली, और उसके तब तक था पूरी फैमिली ने स्वीट्स ख़त्म कर दी थी. नेक्स्ट मॉर्निंग जब अब डिलीवरी बॉय वापस आए मिस्टर चटर्जी के घर पे, तो उन्होंने कहा कि ये स्वीट्स थी वो गलती से इनको डिलीवर की गई थी. दैट was by mistake. Is it clear? He delivered the carton to them. In fact, it was delivered to their next door neighbor, Mr. Banerjee. Is it clear? देखिए यहाँ पे मिस्टर बनर्जी को डिलीवर करनी थी. नाउ मिसेस चटर्जी है जो, उन्होंने क्या किया, उनको बोला कि उन्होंने तो ये स्वीट्स कंज्यूम ऑलरेडी कर लिया, क्योंकि आपने ये बोल कर गए थे कि ये मिस्टर चटर्जी ने ऑर्डर की है. सो द बॉय ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉयर आस्क्ड मिसेस चटर्जी टू पे द प्राइस ऑफ द स्वीट्स. इज इट क्लियर? तो वेदर मिसेस चटर्जी इज लाइबल और नॉट. सी द ऑप्शंस. Messrs. KT Das and Company has no right to claim the price because there was a serious mistake on the part of their employee. Second, Messrs. Das and Company cannot claim the price because the sweets were not ordered by Mr. Chatterjee at all. Third, Messrs. Das and Company cannot claim the price because there was no contract or agreement between them and Mrs. Chatterjee. Fourth, Mrs. Das and Company is entitled to claim the price from Mrs. Chatterjee because they consumed the sweets without ascertaining why they are delivered to them, and because they enjoyed the sweets, they did not order them.
अब यहाँ पे क्या है, जो चटर्जी के फैमिली थी उन्होंने स्वीट्स कंज्यूम कर ली है, तो अगर जब उन्होंने स्वीट्स कंज्यूम कर ली है, उन्होंने कुछ उनको बेनिफिट मिला है, तो दे मस्ट पे फॉर द प्राइस, चाहे यहाँ पे गलती से ही वो डिलीवरी मैन डिलीवर करके गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा, इट इज़ द फोर्थ ऑप्शन, दैट इज़ मेसर्स दास एंड कंपनीज entitled to claim the price from Mrs. Chatterjee because they consume the sweets without ascertaining whether they are delivered to them, and because they enjoy the sweets they did not order them. Is it clear? So see the next question, question number 10. When any industry produces such material which is hazardous to the public health, ठीक है, अगर कोई भी इंडस्ट्री इस तरह के मटेरियल्स प्रोड्यूस करती है जो कि hazardous हैं पब्लिक हेल्थ को, तो मैनेजमेंट स्ट्रिक्टली लाइबल है फॉर द इंजरी कॉज्ड बाय इट। तो व्हाट आर द फैक्ट्स? प्रिंसिपल क्लियर है कि इंडस्ट्री अगर hazardous प्रोडक्ट्स मटेरियल्स प्रोड्यूस कर रही है, जो इस तरह के मटेरियल्स प्रोड्यूस कर रही है जो कि hazardous है पब्लिक हेल्थ के लिए, तो मैनेजमेंट स्ट्रिक्टली लाइबल है फॉर द इंजरी कॉज्ड बाय द इट। सो व्हाट आर द फैक्ट्स? कोनार्क इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये एक लार्ज इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल केमिकल्स और एंजाइम्स हैं जो कि टैनिंग प्रोसेस में यूज़ हो रहे हैं। इज इट क्लियर? एंड इट इज़ लोकेटेड इन संबलपुर ओडिशा। सो ये रिसेंटली व्हाट वाज फाउंड दैट द इंडस्ट्री इज डिस्चार्जिंग इंडस्ट्रियल टॉक्सिक वेस्ट इन देयर राइवल महानदी, एज अ रिजल्ट वाटर इज़ हाईली पॉल्यूटेड। सो ओडिशा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उन्होंने क्या डिसाइड किया है कि वो लीगल एक्शन लेंगे अगेंस्ट द कंपनी for the violation of applicable environmental laws. So they obtain an order from the court to prevent the industry from discharging pollutants in the river. Now the Pollution Control Board is considering whether the directors of the company may be prosecuted and punished with imprisonment for violating the pollution control laws, which make such a pollution a criminal offence. Is it clear? तो ये आपके फैक्ट्स हैं। रिपीटिंग इट अगेन, फैक्ट्स थोड़ा से ये टिपिकल फैक्ट्स हैं, तो मैं आपके लिए दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि जो कोनार्क इंडस्ट्री लिमिटेड एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल केमिकल्स एंड एंजाइम्स जो कि टैनिंग प्रोसेस के लिए यूज़ हो रही है, और ये संबलपुर और उड़ीसा में लोकेटेड है। वहाँ पे देन इट वाज फाउंड कि जो इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्रियल टॉक्सिक वेस्ट रिवर महानदी में डिस्चार्ज कर रहे हैं, जिसकी वजह से पानी भी पॉल्यूट हो रहा है। इज इट क्लियर? तो ओडिशा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने क्या डिसाइड किया कि कंपनी के अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जाए क्योंकि उन्होंने इन्वायरमेंटल लॉज को वायलेट किया है। तो ये सो दे ऑब्टेन, जो ओडिशा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उन्होंने कोर्ट से ऑर्डर ले लिया है कि वो इंडस्ट्री को प्रिवेंट करेंगे फॉर डिस्चार्जिंग पॉल्यूटेंट्स इन द रिवर। तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वो क्या कंसिडर कर रहे हैं कि जो डायरेक्टर्स हैं कंपनी के वो प्रोसिक्यूट किया जाएगा, उनको पनिश किया जाएगा विद इम्प्रिजनमेंट फॉर violating the pollution control laws which make such a pollution a criminal offense. So whether company is liable or not, see the options. It is unreasonable to punish the higher officials like directors of a company by sending them to jail. Instead of that, company may be asked to pay a huge amount of the fine only. Is it clear? अब यहाँ पे इट इज़ नॉट एनी रीज़न कि हम हाई ऑफ डायरेक्टर्स के जो कंपनी के हाई ऑफिशियल्स हैं उसको हम पनिश नहीं कर सकते हैं, उनको हम जेल नहीं भेज सकते हैं। भेज सकते हो आप, क्यों नहीं भेज सकते हो? तो ये आंसर ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत हो गया है। बी ऑप्शन देखिए, अ कंपनी मे बी आस्क्ड टू पे कॉम्पनसेशन फॉर, बी ऑप्शन देखिए, ऑल्दो डायरेक्टर्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी, देयर कंट्रोल अमाउंट्स टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए जो डायरेक्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है डे टू डे मैनेजमेंट के लिए कंपनी के, दे कंट्रोल अमाउंट्स टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, हेंस दे मस्ट बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश इवन विद द इम्प्रिजनमेंट। इसको हम रख लेते हैं, साइड पे रख लेते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट ऑप्शन क्या है आपका? देखो ऑप्शन ए बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी अभी हम देखते हैं। लेट्स सी अनदर, अ कंपनी मे बी आस्क्ड टू पे कॉम्पनसेशन फॉर पोल्यूटिंग द एनवायरनमेंट, but there need not be any criminal responsibility as far as higher officials of the company are concerned. तो ये भी नहीं है। I don't understand कि why they are not criminal liable, they will be criminal liable. The fourth option क्या है? It would be unreasonable to send official of a company to send for violation of pollution control laws because that
will affect industrial production and economic growth of the nation and the people will suffer because of such harsh action against the industrials. So ये भी ऑप्शन नहीं है, तो आंसर आपका क्या होगा कि ठीक है, मानते हैं डायरेक्टर्स अब रिस्पॉन्सिबल नहीं है डे टू डे एक्टिविटी के लिए, मैनेजमेंट के लिए, पर जो उनका कंट्रोल इट अमाउंट्स टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो दे मस्ट बी पनिश्ड एंड प्रोसिक्यूटेड इवन विद इम्प्रिजनमेंट. इज इट क्लियर? सो आंसर विल बी सेकेंड ऑप्शन. Clear? So guys, in the next session I will be continuing with other important laws. Thank you.